आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अंशिका राणा, जो कि एकेटीयू में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चांसलर मेडलिस्ट हैं एंड अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एचसीएल टेक में। मतलब मैं तो बहुत ही खुश थी, बहुत हैप्पी थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा एंड घर पे भी मतलब मम्मी पापा तो बहुत ही प्राउड थे। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मेरा मोर फोकस जो था वो क्लासरूम लर्निंग पे था, बट थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मेरा मोर फोकस स्किल पे था, तो इसलिए मैं कॉलेज इतना नहीं जा पाती थी। अगर एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में तो उसका एक आइडियल रोड मैप क्या रहेगा कि जिससे उसकी कंप्लीट इंजीनियरिंग जो जर्नी है उसका बेस बहुत अच्छे से बन जाए फर्स्ट ईयर के अंदर। तो फर्स्ट ईयर में तुम अपना बिल्कुल फाइंड आउट कर लो कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारी डोमेन क्या है। बट इंजीनियरिंग के अंदर अगर एक बार बैक आ जाती है ना तो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये पूरी इंजीनियरिंग के अंदर वो सब्जेक्ट है जिनमें बहुत ज्यादा में डिफिकल्टी होती है। तो अंशिका, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी इनको डील करने के लिए? एंड अगेन मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स 2-3 बार देखे, तब जाके मैंने उसे समझा। मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट या टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉपी चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आई है एकेटीयू के साथ कि मतलब उन्होंने कॉपी चेक कर दी, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा नंबर आएंगे, बट वो कम नंबर आए। तो ज्यादातर ऐसे नीचे कमेंट आता है वर्स्ट यूनिवर्सिटी एकदम कि बेकार है, सब यूनिवर्सिटी एकदम बेकार है। तो ऐसा कोई आपका फ्रेंड है जो आपको बताता हो कि यार एकेटीयू में बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा है, तो बहुत बड़ी गलती कर दी एकेटीयू के अंदर एडमिशन लेकर। पहले जब हम एडमिशन ले रहे थे 21 में 22 में, तो हमें यही देखते सब लोग कहते थे कि भाई सीएस के अंदर ले लो, स्कोप है, अब आराम से अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। बट अब स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि भाई कंपनी भी नहीं मिल रही बैठने के लिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कैंपस प्लेसमेंट के साथ? आपके कॉलेज के अंदर कैसी कंपनीज आई, आपने कैसे प्रिपेयर? फिर मुझे लगा कि अब तो मैं फर्स्ट राउंड निकाल दूंगी, मतलब मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने वो फर्स्ट राउंड आया एप्टीट्यूड का, मैंने दिया, बट मेरा नहीं हुआ। तो आपने कैसे कमबैक किया उसके लिए, आपने कैसे प्रिपेयर किया वो बताओ। 10 to 15 कंपनीज में तो मैंने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन भी किया था। वो भी होता है, फिर टेक्निकल राउंड, देन एचआर। जैसे 15 कंपनी में आप बैठे थे, तो उसमें से कितनी कंपनी आपको लगता है कि जिसने सीजीपीए देखी थी? हर कंपनी के लिए सीजीपीए का 100%। क्राइटेरिया है। हाँ, यस। मल्टी आइटम्स के जो नोट्स भी थे उसने मेरी काफी हेल्प करी। लाइक सारे नोट्स जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट थे, तो मतलब बहुत इजीली समझ आता था और इजी एक्सप्लेनेशन था। मेरी पहली प्रेफरेंस मल्टी आइटम ही थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मल्टी आइटम्स पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ बहुत ही एक बढ़िया गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट हैं अंशिका राणा, जो कि एकेटीयू में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चांसलर मेडलिस्ट हैं एंड अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एचसीएल टेक में। एंड चांसलर मेडलिस्ट में आपको बताऊं तो चांसलर मेडलिस्ट एकेटीयू के अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट होता है जो कि एकेडमिक हाईएस्ट ऑनर होता है, और गोल्ड मेडलिस्ट तो हर एक कोर्स में रहता है, बट चांसलर मेडलिस्ट सिर्फ एक होता है। तो आज हमारे साथ अंशिका राणा। सो वेलकम अंशिका ऑन मल्टी आइटम्स पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम कंप्लीट आपकी जर्नी को देखने वाले हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बताने वाले हो। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी एकेटीयू से अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिले, आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आप अच्छी अपनी सीजीपीए कर पाओ, आप अच्छा प्लेसमेंट ले पाओ एंड आपकी जो इंजीनियरिंग है वो बहुत बढ़िया बन पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को विद अंशिका जर्नी। हम स्टार्ट करेंगे कि अंशिका, जैसे अब इंजीनियरिंग कोई भी एक स्टूडेंट है, वो अपनी इंजीनियरिंग के अंदर जब उसका डे 1 होता है, और जैसे अभी आप टॉपर हो, तो आपका जो डे 1 था, और अब आप जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपकी सबसे ज़्यादा सीजीपीए है, ठीक है, आपका अच्छा प्लेसमेंट भी है, तो आपके डे 1 में और आपके आज के दिन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? तो डे 1 में और अब में तो काफी डिफरेंस है। डे 1 पे मतलब मैं अपना आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी जितना मैं आज अपना आप पे कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। अब मुझे लगता है कि इफ मैं कुछ भी आगे और अच्छा बड़ा करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो मतलब डे 1 में और अब में मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंट रह के अगर तुम कुछ चीज करोगे तो मतलब हर चीज पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज इम्पॉसिबल है या तुम नहीं कर सकते हो। डे 1 में जो मैं थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी सीजीपीए ले आऊंगी या 9.4 सीजीपीए मैं ला सकती हूँ। उस डे 1 पे मुझे नहीं पता था, बट आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मेरी इतनी अच्छी सीजीपीए है। तो ये सब बस यही हुआ है कि मैंने कंसिस्टेंटली मेहनत करी है अपने ऊपर और अपने आप को इम्प्रूव करा है। तो जब आपको अंशिका लाइक गोल्ड मेडल, आपको पता चला कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हो, आप चांसलर मेडलिस्ट हो एकेटीयू के अंदर, तो आपकी क्या फीलिंग थी? घर पे कैसा माहौल था, सारी चीजें वो बताओ थोड़ा सा। मतलब मैं तो बहुत ही खुश थी, बहुत हैप्पी थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा एंड घर पे भी मतलब मम्मी पापा तो बहुत ही प्राउड थे। मतलब ऐसा मोमेंट पहली बार आया मेरी लाइफ में कि ऐसे मुझे स्टेज पे अवार्ड मिलेगा एंड मैंने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप करी है, तो वो तो बहुत प्राउड वाली बात थी। अब पता चला था जैसे? अब भी जब मेरिट लिस्ट निकाली थी एकेटीयू हाँ। ने तभी पता चला था। अच्छा, कॉलेज से कॉल आया था? कॉलेज से कॉल नहीं आया था, सर्कुलर देखा? बच्चों ने ना ग्रुप पे इंस्टाग्राम की रील भेजी थी कि अंशिका टॉप अच्छा। कर दिया, अंशिका टॉप कर दिया। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी, मैं बहुत खुश हुई, बहुत हैप्पी हाँ, हुई। ये मतलब अब एकेटीयू जैसी यूनिवर्सिटी, एकेटीयू की यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों स्टूडेंट्स हैं, और हर कोई चाहता है कि भाई मैं टॉप करूं, बट उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स जो हैं टॉप कर पाते हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है।
सो अब हम अंशिका देखेंगे कि आपने जो अपने सब्जेक्ट से आपकी जो पूरी गोल्ड मेडल आपने लिया और जो आपकी कंप्लीट इंजीनियरिंग थी उसके अंदर सबके अंदर आपने जो है हर सेमेस्टर के अंदर अच्छा सीजीपीए मेंटेन किया, तभी आपके 9.4 एवरेज था। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मतलब क्लासरूम लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो मैंने फॉलो किया तो फर्स्ट ईयर में भी मतलब जो टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते थे मतलब मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, उनके नोट्स बनाती थी, जो भी वो समझाते थे मैं अच्छे से समझती थी। तो इससे क्या है कि टाइम भी वेस्ट नहीं होता था एग्जाम टाइम पे, मतलब और ज्यादा टाइम मिलता था, रिवाइज कर लो उस चीज को और मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घर आके पढ़ रही हूँ या कुछ, सिर्फ कॉलेज में ही मैंने पढ़ाई की है, नोट्स भी कॉलेज में ही बनाए हैं, उन्हें ऐसा भी नहीं कि मैं घर आके रिवाइज कराया या कुछ, सिर्फ एग्जाम टाइम पे रिवाइज करती थी। और दूसरी चीज मैंने चैट जीपीटी की बहुत हेल्प लिया, मतलब बहुत ज्यादा मैंने एआई यूज करा है अपनी प्रिपरेशन में। मैं मतलब कोई भी टॉपिक अगर मुझे नहीं समझ आता था या कुछ भी तो मैं उस पर डाल देती थी कि ये टॉपिक एक्सप्लेन मी इन इजी लैंग्वेज से। और मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी यूज किए, मल्टी आइटम यूज किया मैंने, मतलब पढ़ने के लिए मल्टी आइटम काफी अच्छा चैनल है, मतलब उससे इजीली समझ आ जाता है। एंड मैंने गेटवे क्लासेस भी पढ़ा, मतलब गेटवे क्लासेस से भी। और तीसरी चीज पीवाईक्यूज ने मुझे बहुत हेल्प किया है, मतलब पीवाईक्यूज लास्ट 5-6 ईयर्स के पीवाईक्यूज निकाल के मतलब हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना और मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मैंने पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस रखा है और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही आते हैं। नेक्स्ट मतलब मैंने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हैं अपने, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक और मैंने नॉर्मल नोट्स बना दिए, मैंने नोट्स इस वे में बनाए हैं कि लाइक मतलब जिस हिसाब से मैं एग्जाम में लिखूंगी ना तो मेरे नोट्स मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं, लाइक 7 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स होते थे। तो मतलब जैसे कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है या कुछ भी, तो मैंने 7 मार्क्स के हिसाब से नोट्स हाँ, बनाए क्योंकि हैं। कभी कभी कोई टॉपिक होता है वो हमारा 2 मार्क्स वाला होता है और कभी वो 7 मार्क्स में भी हाँ। आ जाता है कभी हम्म। कभी, और कभी हमारा 7 मार्क्स वाला 2 हाँ। मार्क्स में चला जाता है। हम्म। तो हमें 7 मार्क्स के हिसाब से 7 मार्क्स के हिसाब से बना लो, कम तो तुम करके लिख सकते हो बट फिर 7 मार्क्स के हिसाब से तुम उतना तो तुम्हें प्रिपेयर ही करना है। और डायग्राम्स और पॉइंट्स मतलब एज ए नोट्स भी मैं ऐसी बनाती थी जैसे मैं एग्जाम लिख रही हूँ। एंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मेरा मोर फोकस जो था वो क्लासरूम लर्निंग पे था, बट थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मेरा मोर फोकस स्किल पे था, तो इसलिए मैं कॉलेज इतना नहीं जा पाती थी, मतलब कॉलेज थोड़ा कम कर दिया था जाना। तो मोस्टली मैं स्किल्स पे अपना फोकस कर रही थी थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। एंड मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, लाइक मेरी सीजीपीए काफी अच्छी पहुंच गई थी मतलब 4 सेमेस्टर्स में। तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मुझे इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मतलब मैंने मोस्टली अपना स्किल्स प्लेसमेंट्स इन सब पे फोकस करा है। सो बढ़िया था, आपकी ये स्ट्रेटेजी थी कंप्लीट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई भी अगर इंजीनियरिंग के अंदर स्टूडेंट आता है, क्या उसे यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर से ही स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए। मैंने थोड़ा कम फोकस करा स्किल पे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, मैंने थर्ड ईयर से ज्यादा कंसिस्टेंटली करा। बट एट प्रेजेंट स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑफकोर्स सीजीपीए भी इम्पोर्टेंट है बट स्किल तुम फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, लाइक 1-2 घंटा स्टार्टिंग से, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ टाइम। तो मतलब फर्स्ट ईयर से अपना स्किल पे भी ध्यान दो, मतलब अपना डोमेन फाइनल करो कि तुम्हें किस चीज में जाना है। एंड डीएस से भी सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, मतलब ज्यादा लेट मत करो मेरे हाँ, अकॉर्डिंग। मतलब फर्स्ट ईयर में हमारे पास टाइम रहता है कि अगर कोई हमें गलत हम डोमेन में है तो हम उसे चेंज कर चेंज सकते कर हैं। सकते हैं, और थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में हमारे पास उतना टाइम नहीं क्रूशियल रहता। टाइम होता है। सो अंशिका, जैसे अब 2027 में या फिर 2026 में कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, तो उसका एक आइडियल रोड मैप क्या रहेगा कि जिससे उसकी कंप्लीट इंजीनियरिंग जो जर्नी है उसका बेस बहुत अच्छे से बन जाए फर्स्ट ईयर के अंदर? तो उस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए वो एक आइडियल रोड मैप क्या रहेगा, वो शेयर करो। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट ईयर में मतलब थोड़ा सीजीपीए थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो सीजीपीए पे, क्योंकि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में तो अपनी स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। बट फर्स्ट ईयर में अगर तुम सीजीपीए अपनी थोड़ी अच्छी मेंटेन कर लोगे तो आगे जाके मतलब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी सीजीपीए से रिलेटेड। एंड फर्स्ट ईयर में ज्यादातर मेरे हिसाब से तुम्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए हर डोमेन हर फील्ड, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हें किस में मजा आ रहा है करने में। तो फर्स्ट ईयर मेरे हिसाब से एक्सप्लोर करने में देना चाहिए कि तुम अपनी फील्ड फाइंड करो कि तुम्हारा डोमेन क्या है। एंड बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट ईयर में अपने लैंग्वेज फाइंड आउट कर लो कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी है, लाइक C++, जावा, पाइथन, जो भी तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है। एंड उसके बेस क्लियर कर लो फर्स्ट ईयर में, ताकि सेकंड
ईयर से तुम डीएसए स्टार्ट कर सको, एंड फर्स्ट ईयर में डोमेन क्लियर कर लो ताकि सेकंड ईयर से तुम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सको। बट फर्स्ट ईयर में बिल्कुल फाइनल कर लो कि तुम्हें सेकंड ईयर से कोई प्रॉब्लम ना आए, कि तुम्हें कहीं और ना देखना पड़े किसी और चैनल पे या कहीं यूट्यूब पे कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सो फर्स्ट ईयर में तुम अपना बिल्कुल फाइंड आउट कर लो कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारी डोमेन क्या है, एंड सीजीपीए पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि क्या होता है ना कि फर्स्ट ईयर के अंदर कभी कोई उसे स्टूडेंट कोई सीनियर उसे गलत गाइड कर रहा है कि लास्ट में जाके पढ़ लेना, इंजीनियरिंग में तो आराम से पास हो जाते हो, बट इंजीनियरिंग के अंदर अगर एक बार बैक आ जाती है ना तो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग भाई स्टार्टिंग से जो है अच्छे से पढ़ो, जैसा अंशिका बता रही है, जैसा अंशिका ने फॉलो किया, यही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कॉलेज में जाकर पढ़ना है और नोट्स बनाने और अच्छे से प्रिपेयर तो करना अंशिका, हमारी होल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लाइक कोर सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट उनको पढ़ता है तो उसको समझ ही नहीं आता है, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आता है, और कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हम बहुत इजीली कर पाते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे हमारा डा हो गया, सीओए हो गया, कंपाइलर डिजाइन हो गया, ये पूरी इंजीनियरिंग के अंदर वो सब्जेक्ट है जिनमें बहुत ज्यादा में डिफिकल्टी होती है। तो अंशिका, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी इनको डील करने के लिए? आपने किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया? तो जो डा सब्जेक्ट है एंड सीओए और मतलब जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, तो ये सब मैंने मतलब मैं ऐसे करती थी। मतलब मेन स्ट्रेटेजी मेरी ये थी, मैं सिलेबस लेके बैठती थी एंड मतलब उसमें जो भी टॉपिक्स होते थे मैं लाइन वाइज लाइन जाती थी, पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, उसको मतलब बहुत डिटेल में स्टडी किया। लाइक मैं कभी कभी एक टॉपिक के लिए 4-5 यूट्यूब वीडियोस, 4-5 चैनल देख लेती थी जब तक मुझे अच्छे से वो टॉपिक समझ नहीं आता था। और मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बार में आ जाएगा, काफी टाइम लगता है। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, लाइक रेड ब्लैक ट्री है, हाँ। जो टॉपिक है मतलब वो बहुत ही थोड़ा टफ सा टॉपिक है, तो उसके लिए तो मैंने जेनी की जो लेक्चर है वो कम से हाँ, कम एक लेक्चर मैंने 3-4 बार देखा है, तब जाके मुझे वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। तो मतलब एक ही टॉपिक को मतलब जब तक मुझे अच्छे से समझ नहीं आता था मैं उसको करती रहती थी, मतलब जब तक मुझे क्लियर ना हो जाए। एंड चैट जीपीटी की अगेन मैंने बहुत हेल्प ली है, उसमें भी मतलब कोई भी टॉपिक डाल देती थी उसको, मतलब बहुत अच्छे से मतलब मैं बोलती थी उससे कि इजी वर्ड में एक्सप्लेन करे तो वो इजी एक्सप्लेनेशन देता था। तो मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, और अगर तुम एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो ना तो तुम्हें फिर पढ़ाई करने में भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे वो आता है, तो फिर बार बार अगर रिविजन भी करोगे तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती रिवाइज करने में। और जैसे यूएचवी सब्जेक्ट है और इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है मतलब सॉफ्ट स्किल्स, तो मतलब वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए अगर तुम 1-2 दिन पहले भी पढ़ लोगे मतलब यूट्यूब से या किसी भी चीज से एआई की हेल्प से, तो फिर वो इजीली हो जाते हैं। बट जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसके लिए तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करने पड़ेंगे, तो तुम्हें थोड़ा वो इजी लगेगा मतलब। जैसे सीओए सब्जेक्ट होता है अंशिका, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टूडेंट को क्लियर ही नहीं होते, बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम आती है, उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अंशिका, आपके साथ भी हुआ होगा कि सेम मेरे साथ भी सीओए में काफी प्रॉब्लम आई थी, लाइक मुझे नई कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे एक बार हाँ, में। हाँ, तो मैंने मेरे टीचर की भी हेल्प ली, उन्होंने मुझे समझाया जो मुझे नहीं आता था। एंड अगेन मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स 2-3 बार देखे, तब जाके मैंने उसे समझा। एंड डिफिकल्टी मुझे भी आई थी समझने में मतलब कॉन्सेप्ट्स। बट ये है कि तुम जब तक अंदर से नहीं चाहोगे कि मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तुम बार बार वीडियो देखो और क्लियर करो तो मतलब हो जाता है, फिर ऐसा इतना भी हार्ड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा इंटरेस्ट आ आ जाता है उस जाता है, सब्जेक्ट्स हाँ। में। फिर मन करता है मतलब कि हाँ और हम पढ़ लें और हम क्वेश्चन सॉल्व करें। इनके पीवाईक्यूज में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, हम स्टूडेंट से सॉल्व ही नहीं होते। जैसे सीओ के न्यूमेरिकल्स हो गए, डा के कुछ क्वेश्चंस हो गए, एल्गोरिथम्स हो गई जहां एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो कैसे अंशिका, आपने उनको ऐसे किया? सर्च करा मैंने, मतलब जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था अगर वो मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने वो यूट्यूब पे सर्च करा, चैट जीपीटी पे सर्च करा। बट अगर मुझे वहां पे भी नहीं मिला तो मैंने अपनी क्लास टीचर जो थी उनसे पूछा। पर यह है कि मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने वो क्वेश्चन क्लियर किया। किया किसी ना किसी से। यानी आपकी क्लास टीचर्स के जो आपके फैकल्टीज से, उन्होंने आपकी काफी हेल्प हेल्प कर दी। करी, हाँ। अंशिका, जो मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उन्हें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है कि उनको डोमेन सेलेक्ट करने में उन्हें पता ही नहीं होता कोडिंग हमें किस तरीके से स्टार्ट करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज को फॉलो करना है। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में सी पढ़ते हैं, सेकंड में पाइथन, फिर जावा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उनका डोमेन ही क्लियर नहीं हो पाता। तो अंशिका, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने किस तरीके से अपने डोमेन को सेलेक्ट किया, किस तरीके से कोडिंग स्टार्ट करी, क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो की? तो एक बार आप उसको डिटेल में बताओ। तो फर्स्ट ईयर में मैंने सी प्रोग्रामिंग करी थी। हमारे पास सब्जेक्ट था एक पीपीएस, उसमें सी प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ता है, तो फिर मैंने वो करा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया उसमें, तो मैंने उसके फिर बेसिक क्वेश्चंस यूट्यूब वगैरह से करे थे।
तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने इतना ही करा था एंड मतलब डिफरेंट डोमेन्स थे, तो मैंने डिफरेंट वीडियोस चेकआउट करी थी कि कौन सा डोमेन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो पर फर्स्ट ईयर में मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना है, ये मेरी गलती थी। बट तुम फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाना कि तुम्हें कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर में ऑप्शन था कि C++, जावा, पाइथन कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जावा जो थी वो काफ़ी फेमस थी। तो और मैंने यूट्यूब पे भी श्रद्धा मैम की वीडियो देखी, वो भी जावा में ही पढ़ाती थी। और सीनियर से भी मैंने रिकमेंडेशंस ली, तो मतलब काफ़ी सीनियर्स से मुझे जावा रिकमेंड की, तो मैंने जावा में अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी। और डोमेन में मतलब मुझे वेबसाइट्स वगैरह बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी, मतलब सुंदर लगती थी लाइक देखने में, तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं भी ऐसी बनाऊं। तो फिर मतलब वहां से मैंने फ्रंट एंड स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके मतलब फिर सेकंड ईयर में मैं आ गई। फिर सेकंड ईयर मैंने फ्रंट एंड पे काफी फोकस करा कि मैं गेम्स बनाती थी, और मैंने काफी गेम्स बनाए। बेसिक गेम्स थे लाइक टिक टैक टो, करेंसी कन्वर्टर, और मतलब स्नेक वाला गेम, मतलब काफी गेम्स मैंने बनाए सेकंड ईयर में। और कोडिंग में बेसिक क्वेश्चंस करे, डीएसए के बेसिक्स लाइक एरेस करा मैंने सेकंड ईयर में। बट सेकंड और फिर थर्ड ईयर में आ गई। फिर थर्ड ईयर में तो कंसिस्टेंटली मैंने डीएसए करा, स्ट्राइवर की शीट फॉलो करी मैंने, लीड कोड पे कोडिंग करी, और जावा मेरी लैंग्वेज थी, तो फिर मैंने कंसिस्टेंटली डीएसए करा। और फिर फ्रंट एंड से मैंने बैक एंड भी करा, क्योंकि मुझे लगा कि फ्रंट एंड इनफ नहीं है। फिर बैक एंड किया मैंने, फिर वही फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाए थर्ड ईयर में। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे अच्छे से, और डीएसए का बेसिक करा था थर्ड ईयर में। फिर जब थर्ड ईयर एंड हो गया मेरा, तो फिर मेरे को लगा बेसिक नहीं है, फिर एडवांस करना है। तो मैं थोड़ा एडवांस टॉपिक्स पे गई डीएसए के, और 2 प्रोजेक्ट्स तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे। फिर मैंने उन्हीं का प्रिपरेशन करा थर्ड ईयर के एंड में, जब प्लेस कंपनीज आने वाली थी। तो मतलब जब तक कंपनीज आए, तुम्हें 2 प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे से, मतलब जिसमें तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज हो उन प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रिपेयर होने चाहिए। एंड डीएसए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो थर्ड ईयर की वेकेशंस आई, उसमें मैंने ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऊप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स पढ़ा, उसमें कोडिंग करी। और सीएस फंडामेंटल्स तो मेरे मतलब जो मैंने एकेडमिक्स करी उससे काफी क्लियर हो गए थे, बस रिवाइज करने की जरूरत थी, तो वो करे। एंड एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है उसमें, बस 10-15 डेज इज इनफ, तो मैंने 10-15 डेज से ज्यादा एप्टीट्यूड में नहीं लगाया। तो यही था बस मेरी पूरी जर्नी। तो अंशिका, आपने एप्टीट्यूड भी किया, डेवलपमेंट भी किया, डीएसए भी किया, और एकेडमिक्स में भी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आपने इन सब चीजों को किस तरीके से मैनेज किया? स्टूडेंट तो मैनेज ही नहीं कर पाता है। मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट यार टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो मैंने मतलब मैनेज किया टाइम, मैंने टाइम टेबल फॉलो किया, बनाया, मतलब वो 1-2 दिन तो फॉलो नहीं 1-2 दिन फॉलो होता था, फिर नहीं होता था। बट यार मैंने कोशिश करी कि मैं उसे फॉलो करूँ। कॉलेज थोड़ा कम कर दिया था मैंने जाना, क्योंकि स्किल पे ज्यादा फोकस था। बट या और जो एकेडमिक्स थी, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह थे, वो एग्जाम से 4-5 दिन पहले मैंने पढ़े, बट स्मार्टली पढ़े कि मतलब PYQs ज्यादा फॉलो करे। और यही, और फिर उसके बाद मतलब जो स्किल वगैरह थी, वो तो मैं कॉलेज से घर आके मतलब 4 घंटे तो मैं निकालती थी स्किल वगैरह डेवलप करने के लिए। सैटरडे संडे में मैंने अपने कभी वेस्ट नहीं किए, मतलब स्किल पे काम किया मैंने, प्रोजेक्ट्स वगैरह मोस्टली सैटरडे संडे में बनाती थी मैं। तो ऐसे टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने AKTU से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो AKTU यूनिवर्सिटी लाइक हमने देखा है कि बहुत बार बहुत सारी चीज़ें लाइक डिले कर दी है, कभी कोई चीज़ें ऐसे टाइम पे नहीं हो रही होती है वहाँ पे। तो आपका AKTU के साथ क्या एक्सपीरियंस था? कैसे आपको लगा कि AKTU ने आपकी कहाँ पर हेल्प करी, कहाँ कहाँ पर, और कहाँ कहाँ पर जो है दिक्कत आई AKTU के साथ? वो जो आपका एक्सपीरियंस है AKTU के साथ, वो शेयर करो। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई AKTU के साथ। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पेपर कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब 1-2 बार मेरे साथ हुआ है कि मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो चीज नहीं आई, कुछ आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना दिया AKTU ने। लाइक मेरे साथ पाइथन के पेपर में हुआ था कि जो पाइथन का पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब नहीं पता था क्या कहाँ से है। बट ये है, और उसमें काफी बच्चे मेरी क्लास के फेल हुए थे, लाइक 60 में से 20 बच्चे ही पास थे, बाकी सब फेल थे। तो कई बार AKTU ऐसे भी कर देता है कि पेपर ऐसे बना देता है। और मैंने तो वो हैंडल ऐसे किया था कि लाइक जो भी क्वेश्चन आया था उसमें मुझे अगर लगा कि एक भी वर्ड से अगर मुझे कुछ भी आ रहा है तो मैंने वो लिख दिया। तो खाली नहीं छोड़ी कॉपी? खाली नहीं छोड़ी कॉपी, मतलब कोई भी वर्ड था उससे मैंने लिख दिया, ताकि थोड़े बहुत नंबर उन्होंने दे दिए मुझे।
तो मतलब मेन है तुम्हारी रिटर्न स्ट्रेटेजी एकेटीयू के साथ, तुम्हें मतलब किस तरीके से एग्जाम लिखना है, पेपर लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम लिखने के लिए तो मेन है कि तुम पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, जो लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं उन्हें अवॉइड करो। और डायग्राम्स तो मस्ट है, कोशिश करो हर क्वेश्चन में डायग्राम बना दो, चाहे वो कैसे भी डायग्राम बन रहे हो, टाइप्स हो उन्हें डायग्राम में बना दो। विजुअली वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि मतलब विजुअली प्रेजेंटेशन चेक अपनी करने में, अच्छी रखो, प्रेजेंटेशन। हाँ अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखो कि सामने वाले को समझ आ रहा है। लाइक जो टीचर्स चेक करते हैं एकेटीयू की कॉपीज, तो वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा विजुअली देख कर हाँ सही इम्प्रेस बात है, होते हैं कॉपीज को, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है टाइम कि नहीं वो होता। आपके हर वर्ड को पढ़ेंगे। उन्हें अगर डायग्राम पेपर में दिख जाता है, कोई हायरार्की फ्लो हाँ चार्ट वगैरह दिख जाता है तो अच्छा रहता है। वो उसी देख के शायद नंबर दे देते हैं, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आप और मतलब कॉपी में अपने ये सब चीजें बहुत अच्छे बहुत से अच्छे से डायग्राम्स वगैरह। डायग्राम्स, पॉइंट्स, मतलब प्रेजेंटेशन मैंने काफी अच्छी रखी है, जो बहुत हेल्पफुल हुई मेरे लिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉपी चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आई है केटीयू के साथ कि मतलब उन्होंने कॉपी चेक कर दी, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा नंबर आएंगे, बट वो कम नंबर हाँ आए। एक्सपेक्टेशन। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में 38 मार्क्स आए थे, बट वो पेपर बहुत अच्छा करके आई थी। तो उसके फिर बड़े थे, 10-15 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, तो उसने रीचेकिंग के लिए कॉपी दी। तो ये भी थोड़ी सी चीज है जो उन्हें इम्प्रूव करनी चाहिए अपने अंदर, कि चेकिंग अच्छे से हो तो बच्चा भी परेशान नहीं हो फिर। तो बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ठीक था, बट मेन है कि अगर तुम एग्जाम लिख रहे हो तो प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करो एकेटीयू की कॉपी जैसे पे। आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, अब जैसे हम लोग अभी एकेटीयू की कोई भी हम वीडियो बनाते हैं, लाइक अपडेट वीडियो हो गई, सारी चीजें हम बताते हैं एकेटीयू के रिलेटेड अपने चैनल पे। तो ज्यादातर ऐसे नीचे कमेंट आता है वर्स्ट यूनिवर्सिटी एकदम, कि बेकार है सब, यूनिवर्सिटी एकदम बेकार है। तो ऐसा कोई आपका फ्रेंड है जो आपको बताता हो कि यार एकेटीयू में बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा है, हाँ तो बहुत बड़ी गलती कर दी एकेटीयू के अंदर एडमिशन लेकर? क्योंकि अभी जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं तो एकेटीयू के अंदर वो एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि असलियत क्या है एकेटीयू की, ठीक है, क्योंकि वो परेशान ना हो अब बाद में जाकर। हाँ ये है, मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स बोलते हैं कि गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लाइक मतलब रिजल्ट्स भी काफी डिले होते हैं इसके, कई बार ऐसे हो कि एक ब्रांच का रिजल्ट आ गया, एक ब्रांच का नहीं आया, 2 सब्जेक्ट रुक गए, उनका रिजल्ट नहीं आया। हाँ तो बच्चे काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एकेटीयू अभी के साथ। एकेटीयू थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है चीजें, ठीक है, जैसे कि अभी समर वैकेशन भी दे दिया, हाँ ठीक है, और अभी एक स्टूडेंट अपॉइंटमेंट पोर्टल जो है लॉन्च किया था। तो मेरे हिसाब से मतलब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप एडमिशन लो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नीचे हो, आपको ज्यादा नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि एकेटीयू के अंदर अगर बैक लग जाती है तो हमने देखा है अपने फ्रेंड्स को कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें निकालने में बैक को। तो जैसे अंशिका तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ है एचसीएल के अंदर, तो अभी हमारा जैसे 2025 हो गया, 26 हो गया, तो हमें पता है कि जो हमारे प्लेसमेंट है वो गिरते ही जा रहे हैं। पहले जब हम एडमिशन ले रहे थे 21 में 22 में, तो हमें यही देखते, सब लोग कहते थे कि भाई सीएस के अंदर ले लो, स्कोप है, अब आराम से अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। बट अब स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि भाई कंपनी भी नहीं मिल रही बैठने के लिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कैंपस प्लेसमेंट के साथ? आपके कॉलेज के अंदर कैसी कंपनीज आई, आपने कैसे मतलब उनके लिए प्रिपेयर किया, सारी चीजें आप बताओ स्टूडेंट्स को। सो फोर्थ ईयर में जब कंपनीज आना स्टार्ट हुई, इससे पहले मतलब मैंने प्रोजेक्ट्स अपने बना रखे थे पहले से, 2 प्रोजेक्ट्स, और डीएसए भी और कोडिंग भी काफी अच्छे से मैंने करी थी। बट फिर उसके बाद कंपनी आई, मैं बैठी कंपनी में। लाइक पहली कंपनी मैंने अप्लाई करी, तो उसमें फर्स्ट राउंड था एप्टीट्यूड का राउंड, और मैंने एप्टीट्यूड पे पहले मतलब प्रिपेयर नहीं हाँ, किया नहीं किया था। होता है। तो फिर फर्स्ट राउंड मैंने दिया, तो फिर मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड सिर्फ एप्टीट्यूड राउंड था। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि एप्टीट्यूड भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मैंने एक वेबसाइट फॉलो की थी इंडिया बिक्स, और एक चैनल फॉलो किया था कैंपस मॉन्क एप्टीट्यूड के लिए। फिर उससे मैंने प्रिपेयर करा एप्टीट्यूड, फिर और कंपनीज आई, मैं उसमें बैठी, मतलब मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था एप्टीट्यूड। फिर मुझे लगा कि अब तो मैं फर्स्ट राउंड निकाल दूंगी, मतलब मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने वो फर्स्ट राउंड आया एप्टीट्यूड का, मैंने दिया, बट मेरा नहीं हुआ अच्छा, उसमें भी, एप्टीट्यूड आगे भी नहीं हुआ? आगे भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब जो सेकंड थर्ड अब कंपनी में सेकंड मैं थर्ड बैठी कंपनी थी, के हो हाँ, गए, ठीक है। तो उसमें भी मेरा एप्टीट्यूड नहीं हुआ, और फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड ही था उन कंपनी का। फिर मैं थर्ड में भी बैठी, उसमें भी एप्टीट्यूड नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला मतलब अपनी फ्रेंड के थ्रू कि बच्चे जो है वो चीटिंग करके कर रहे हैं। लाइक मतलब तो चीटिंग एप्टीट्यूड राउंड आपका मतलब ऑनलाइन ही होता होगा घर से, नहीं, या वही कॉलेज कॉलेज में भी, कॉलेज में हो जाती थी कॉलेज में हो चीटिंग? जाता, हाँ। ठीक है, तो कॉलेज में कंप्यूटर लैब से साइन होती थी हर बच्चों को, तो बट वो बच्चे कर लेते कर थे लेते, सही चीटिंग। बात है। पर वो मुझे बाद में पता चला कि ऐसे चीटिंग करके भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब वो बच्चे चीटिंग करके फुल मार्क्स ला रहे हैं, और लाइक मेरे पढ़ के एप्टीट्यूड थोड़े 5-10 मार्क्स भी कम हो रहे हैं, तो भी नहीं हो पाता था। तो फिर मुझे बहुत मतलब डिमोटिवेट हुई मैं उस टाइम पे, मुझे बहुत बुरा लगा कि एक राउंड ही क्लियर नहीं हो सही पा बात रहा, है, मैं बहुत इंटरव्यू कसम। तक कैसे जाऊं।
और मतलब अपनी स्किल और ये प्रोजेक्ट्स में कैसे दिखाऊं हाँ, फिर। तभी तो आप आगे अपनी स्किल्स प्रोजेक्ट दिखा पाओगे जब आप पहला राउंड क्लियर करोगे। हाँ, और कॉलेज में कंपनीज आती थी बच्चों को हायर करने, तो एक कॉलेज आ रही है उसमें 300 400 500 बच्चे बैठ रहे हैं और वो कंपनी सिर्फ एक दो बच्चों को लेके जा रही है। मतलब ये चीज बहुत फेस करी मैंने कि सिर्फ एक दो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। लाइक मेरे कॉलेज में मास हायरिंग नहीं आई, बस एक कंपनी आई थी मास हायरिंग की जो सिर्फ गर्ल्स के लिए आई थी, और उसका एलपी भी थोड़ा कम था, तो मतलब मैंने नहीं हाँ, किया नहीं था। क्या होगा। हाँ, तो फिर मतलब ये प्रॉब्लम मैंने काफी फेस करी अपने प्लेसमेंट में, और मेरे पूरे प्लेसमेंट में मैं काफी डिमोटिवेटेड रही हूँ इस चक्कर में। मतलब लक के बेसिस पे भी बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है, मतलब मेरे हाँ, जोन में क्योंकि बहुत सारे हाँ, सही बच्चे बात है, हैं। क्योंकि हम प्लेसमेंट के लिए ही ज्यादातर बच्चे जो है बीटेक हम्म, में एडमिशन लेते हाँ, हैं कि भाई उनकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट हो जाए। बट प्लेसमेंट पे टाइम पे काफी डिमोटिवेट, तो आपने उससे कैसे डील किया, डिमोटिवेशन से, या फिर जो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो आपने कैसे कमबैक किया उसके लिए, आपने कैसे प्रिपेयर किया वो बताओ। बस एक होप थी मेरे अंदर, मतलब मैंने कभी ऐसा नेगेटिव नहीं फील किया, मतलब एक होप थी पॉजिटिव की हो जाएगा, मतलब इफ मैंने इतनी मेहनत करी है तो ऑफ कोर्स मतलब किसी ना किसी कंपनी में होगा। तो मैंने ऐसे हार तो नहीं मानी, मैंने हर कंपनी में ही फिर मतलब मोस्टली कंपनी में अप्लाई किया, जितनी ज्यादा कंपनी हो सकती है मैंने अप्लाई किया। और मैं कई कंपनीज में तो फिर फाइनल एंड तक भी गई, इंटरव्यू राउंड तक भी गई। तो एक कंपनी थी जिसमें मैं इंटरव्यू राउंड तक गई थी, उसमें सेकंड राउंड तक भी गई थी, सेकंड इंटरव्यू राउंड तक। पर फिर वो एआई की कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो वो मुझे नहीं आते थे क्योंकि मेरा डोमेन फुल स्टैक था, तो एआई मैंने इतना नहीं किया था। तो फिर पर ये है कि उस कंपनी से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला कि मैं इंटरव्यू में पहली बार बैठी और मुझे लगा कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं निकाल दूंगी, और बेसिक तो क्वेश्चंस मतलब हैं। आपको हर, जो भी आप जिसमें भी बैठी जिस भी कंपनी के लिए, तो आपको हर कंपनी से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिला। देन आपने उससे सीखा, उसे जो प्रिपेयर किया, देन आपने उसको नेक्स्ट, आपने जब भी आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए आपने उसे यूज किया, यूज ठीक है। किया। सो काफी सही था। अब जैसे आपने कितनी कंपनीज में गए थे, आपने इंटरव्यू वगैरह दिया, या फिर कितनी कंपनी में आपने रजिस्ट्रेशन किया था? 10 to 15 कंपनीज में तो मैंने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन भी किया था। हम्म। और तब भी आपके कॉलेज में 10 to 15 कंपनीज आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें बिल्कुल कंपनी आ ही नहीं रही है, कि मतलब आ भी जा रही हैं तो उसमें लेके नहीं जा रही हैं बच्चों को, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें क्या लगता है कि मतलब क्या चीज की ऐसे लैक हो रहा है कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन के अंदर, कॉलेज के अंदर, कि कंपनीज नहीं आ रही, कंपनीज हायर ही नहीं कर रही है स्टूडेंट को? इस एट प्रेजेंट तो मार्केट, जॉब मार्केट भी थोड़ी डाउन चल रही है, और बीटेक में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले क्या था, बीटेक में कम बच्चे कोर्स बीटेक करते थे, मतलब अब जो है हर दूसरा बच्चा बीटेक कर रहा है, एंड तो इससे कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो मतलब और कैसे वो मतलब यूनिक, मतलब अलग बन सकता है भीड़ से, कि उसे अच्छा प्लेसमेंट मिल पाए? ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करो, ज्यादा से ज्यादा डीएसए करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट पे अपने काम करो, मतलब जितना तुम स्किल डेवलप कर सकते हो उतनी करो। अब तो बहुत कंपटीशन है, सब लीड कोड पे भी 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 1000 तक की भी क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है, तो तुम्हें डेली मतलब तो 7-8 घंटे देने पड़ेंगे अपनी आप कोडिंग लीड में। कोड करते थे, लीड कोड में लीड कितने कोड क्वेश्चंस किए होंगे आपने? 300+। 300 प्लस क्वेश्चंस, और पीओडीडी वगैरह डेली आप डेली करते होंगे पीओडीडी? हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छा। थर्ड ईयर के बाद करा है, बट मैंने हम्म। कंसिस्टेंटली, उससे तो पहले मतलब आप कम जब करा है। आप कैंपस प्लेसमेंट आपका चल रहा था, आप डेली जा रहे हो, किसी कंपनी में बैठ रहे हो, तो आप डेली जो है डीएसए अपना प्रैक्टिस कर ही रहे थे रूटीन में? हाँ, रिवीजन करती रिवीजन रहती कर थी, रहे लाइक जो थे अच्छे क्वेश्चंस से? कर रखे थे। हाँ, हाँ, और आपको जैसे प्रोजेक्ट भी समझाने के लिए आप उसे भी रिवाइज करते रिवाइज होंगे? करना पड़ता था हर कंपनी से पहले, एक रात को प्रोजेक्ट अपना लेके बैठ के उसे रिवाइज करना, मतलब ये सब चीजें डेली में ही करी है, तो इससे क्या है कि और ज्यादा मुझे हाँ, नॉलेज तो हो गई। अंशिका जैसे अब इतने सारे हमारे राउंड्स होते हैं, हर कंपनी के जैसे अलग अलग राउंड होते हैं, किसी के 4 हो रहे हैं, किसी के 3 हो हाँ, रहे हैं, किसी का एक ही राउंड में वो ले जा रही है हायर करके। तो तुम मतलब कॉमन राउंड बताओ जो एक कैंपस प्लेसमेंट के अंदर कुछ होते हैं, जैसे कि 3 से 4 राउंड जो कॉमन होते ही हैं, उसके लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करना जरूरी है, मस्ट है। पहला राउंड एप्टीट्यूड, मोस्टली कंपनीज एप्टीट्यूड राउंड मतलब लेती हैं। ये एलिमिनेशन राउंड होता है कि कम बच्चे मतलब ताकि किस लेवल इंटरव्यू का तक एप्टीट्यूड जाए। आता होगा तुम्हारे हिसाब से? मतलब बेसिक लेवल का, मीडियम लेवल का एप्टीट्यूड। हाँ। एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड तो मैंने कभी ऐसे नहीं आया मेरे उसमें जर्नी में, बट बेसिक मीडियम इस लेवल का एप्टीट्यूड तो प्रिपरेशन मतलब मैंडेटरी है, तुम करो फर्स्ट जैसे राउंड अगर पे, एग्जाम फर्स्ट राउंड के हमारा लिए। एप्टीट्यूड का आ रहा है 25 मार्क्स का, तो कितने मार्क्स उसमें से हमें कट ऑफ कितना कि आपको क्लियर हो जाएगा? मैंने फिर बोला था कि बच्चे चीटिंग करके 25 आउट ऑफ 25 भी ले आते थे, हाँ। तो फिर बहुत टफ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तुम्हें बहुत अच्छे से ही करना पड़ेगा एप्टीट्यूड, ताकि हाँ। तुम भी फुल मार्क्स लाओ। देन
फिर उसके बाद इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड तो बीटेक के लिए मैंडेटरी है कि टेक्निकल राउंड तो तुम अच्छे से अच्छा, प्रिपेयर ही करो। एप्टीट्यूड के बाद फिर एक टेक्निकल टेक्निकल राउंड हो राउंड रहा और होगा। एक एचआर राउंड जो टेक्निकल राउंड में क्या होता है, थोड़ा सा बताओ। टेक्निकल राउंड में वही तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछते हैं, डीएस से पूछते हैं, और ऊप्स कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएस फंडामेंटल्स भी पूछ लेते हैं, और यही 4 चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल राउंड के तो लिए। आपके प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे होंगे आपके साथ, जो भी आपके कोर्स सब्जेक्ट्स हैं CS उनके टॉपिक्स fundamentals। डिस्कस होंगे। हाँ। सो नेक्स्ट नेक्स्ट एचआर राउंड, उसमें वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। टेक्निकल राउंड में आपका डीएसए आ जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी तो होता है एप्टीट्यूड राउंड के बाद आपका एक कोडिंग राउंड हो रहा होता है जिसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। हाँ, कई बार ये एक भी वो होता भी होता है, फिर But- टेक्निकल राउंड, देन एचआर देन एचआर राउंड। तो ये आपके 4 राउंड होते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। एंड बट ये जो 4 राउंड है आपके कॉलेज के अंदर अब इतना ज्यादा कंपटीशन है, जब आप अंशिका बता रही है 300 से 400 500 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक एक दो दो बच्चे बच्चे। सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड राउंड या फिर जो है इंटरव्यू ले रही होती है। वो सबसे पहले लगाती है किसका, एलिमिनेशन, Elimination। एप्टीट्यूड का एलिमिनेशन। हाँ, और नहीं उससे पहले भी एक और लगता है Resume सीजीपीए का, रिज्यूमे का, आपकी 10th और 12th तक के मार्क्स जो है वो देखे जाते हैं किसी किसी कंपनीज के अंदर। हाँ। तो उसके थोड़ा सा आपको तो बेनिफिट मिला होगा उस चीज का, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो। सीजीपीए ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारी सीजीपीए 7.5 से कम है या कुछ है तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलता कंपनी में बैठने का। तो मतलब तुम्हें अपनी एक एवरेज सीजीपीए मेंटेन करनी पड़ती है कि तुम हर कंपनी में बैठ पाओ। तो मतलब मेरी तो 9.4 सीजीपीए थी, तो मैं तो हर कंपनी के लिए एलिजिबल थी, बट तो काफी आपके बच्चे जैसे 15 कंपनी में आप बैठे थे, तो उसमें से कितनी कंपनी आपको लगता है कि जिसने सीजीपीए देखी थी? हर कंपनी के लिए सीजीपीए का 100%? क्राइटेरिया है। हाँ, यस। अच्छा। 75% तो हर कंपनी में है कि 12th में 10th और बीटेक 75% से अबव ही होनी चाहिए मोस्टली कंपनी के लिए। तो अपने उस सीजीपीए को मेंटेन रखना और उस परसेंटेज को मेंटेन हाँ, रखना। अब ना एक कंपनी को हम उठाते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक कंपनी ली, उसका हमारे पास जीडी आ जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, और रोल आ गया हमारा ये रहने वाला है, और हमारे पास कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें लिंक्डइन वगैरह से मिल जाती है। तो आपका क्या अप्रोच रहता था किसी भी कंपनी के अंदर जब भी आपके मतलब इंटरव्यू होने वाले हैं, आपके राउंड स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करते थे? एक कंपनी के लिए आप उसके एग्जाम्पल से बताएं। जैसे कोई भी कंपनी आई पर्टिकुलर, तो सबसे पहले राउंड उसका जैसे एप्टीट्यूड एससीएल का ले लेते हैं, आपने जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपने एससीएल में हो, तो आपके लिए कंपनी आई, तो आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? तो सबसे पहले तो रेज्यूमे स्क्रीनिंग हुआ। तो उस रेज्यूमे स्क्रीनिंग से मैं ना फर्स्ट राउंड तो मतलब सेकंड राउंड के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो गई। बट अगर जैसे फर्स्ट राउंड अगर मुझे करना होता एप्टीट्यूड का, तो मैं जो एप्टीट्यूड के मैंने फॉर्मूलेज वगैरह लिख रखे थे पहले से, तो मैंने रिवाइज करती एग्जाम देने से पहले, मतलब तो उन फॉर्मूलेज को रिवाइज करके अपना एप्टीट्यूड दे दिया। बट फिर मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल थी। सेकंड राउंड तो उसका वर्सेंट राउंड। तो आपने मतलब जो रिज्यूमे था वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज किया था या फिर सेम ही रखा? नहीं, मेरा रेज्यूमे मैंने चेंज नहीं किया था, वही क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हाँ। मेरा रेज्यूमे उसी बेसिस पे ठीक बना है, हुआ ठीक है, था। ठीक है। तो फिर वो डायरेक्टली सेकंड हाँ। राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई थी मैं। सेकंड राउंड वर्सेंट राउंड था। ये इंग्लिश का राउंड है एक, मतलब ठीक है। बेसिकली तो ये इजीली क्लियर हो इसमें गया क्या था। क्या चीजें रहती हैं? इसमें ना लिसनिंग होता है, मतलब वो बोलते हैं और हमें सुनना होता है अच्छे से, और फिर वो रिपीट करना होता है। अच्छा। राइटिंग होता है, रीडिंग होता है, मतलब ये सब चेक करते हैं वो हमारी। उसके बाद थर्ड राउंड जो है वो टेक्निकल राउंड था। उसमें उन्होंने मतलब टेक्निकल चीजें पूछी, लाइक ऊप्स कॉन्सेप्ट, बेसिक हाँ। कॉन्सेप्ट, नहीं, जैसे लैंग्वेज। अंशिका मैं ये पूछा था कि ना जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन तुमने देखा, तुम्हारे फोन पे आ गया भाई कि अब हमारी इसके अंदर मेरे को जाना है, इस पे मुझे इंटरव्यू देना है, तो तुमने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि हर कंपनी के लिए हम अलग से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने जो एक ओवरऑल प्रिपेयर किया हुआ है पहले से वो तो चल ही रहा है, बट एक हम हर एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वे में उसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसका बताओ थोड़ा सा। मतलब प्रिपरेशन में मेनली तो मैंने 4 चीज जो बताई वो तो है ही, तो बस उसी को और डीपली अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया। लाइक प्रोजेक्ट्स थे तो मैंने उन प्रोजेक्ट से हर एक क्वेश्चन पूछा मैंने चैट जीपीटी से कि इस प्रोजेक्ट से वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मतलब जितने भी जितने मैं क्वेश्चंस कर सकती थी, जितने भी थे, तो मैंने सब प्रिपेयर करे उसके लिए। और ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो थे उनको दोबारा से रिवाइज करा। एंड डीएससी की भी जितने क्वेश्चंस थे बेसिक वगैरह वो सब मैंने रिवाइज करे टेक्निकल इंटरव्यू से पहले। और सीएस फंडामेंटल्स के भी मैंने 1 शॉट्स देखी, क्योंकि पहले से क्लियर था, तो 1 शॉट देख के मतलब थोड़ा रिवाइज हो गया था मुझे। तो मतलब ये सब चीजें मैंने करी इंटरव्यू से जैसे पहले। क्योंकि एचसीएल के अंदर जैसे कोई स्पेसिफिक अगर रोल रहता है, जैसे बैक एंड डेवलपर का रोल हो गया या फिर हमारा फ्रंट एंड डेवलपर है, डेटा एनालिस्ट का, ऐसे हाँ। अलग अलग हमारे रोल्स रहते हैं, तो हम रोल के हिसाब से जो है हिसाब से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे एचसीएल का हम देखते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसी का कि लाइक कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसकी हायरिंग के टाइम पे, तो हम उन्हें भी रिवाइज कर रहे होते हैं।
तो यही सारी चीजें थी। हाँ, ये सब भी हाँ। चीज। तो अंशिका, अगर आपके सामने 1000 AKTU स्टूडेंट है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबकी जर्नी अलग होती है। दूसरों अपना आप को दूसरों से कंपैरिजन मत करो। ये है कि अपने आप से कंसिस्टेंट रहो, ट्रू टू योर सेल्फ। लाइक तुम खुद को देखो कि तुम क्या कर रहे हो अपने अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, बस मैं यही बोलना चाहूंगी। और सबकी जर्नी अलग है, कंपेयर मत करो अपना आप को दूसरों से। ठीक है। और अंशिका, आपकी पूरी इंजीनियरिंग जर्नी में मल्टी आइटम्स ने आपकी किस तरीके से हेल्प की? आप कुछ मल्टी आइटम्स के बारे में बताना चाहोगे? मल्टी आइटम्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। लाइक थर्ड एंड फोर्थ ईयर मैंने सिर्फ मल्टी आइटम्स से पढ़ा है। एंड मल्टी आइटम्स के जो नोट्स भी थे उसने मेरी काफी हेल्प करी। लाइक सारे नोट्स जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट थे, तो मतलब बहुत इजीली समझ आता था और इजी एक्सप्लेनेशन था मतलब उसका। तो मतलब मैंने मतलब काफी पढ़ा है उस मल्टी आइटम से। मतलब हर सब्जेक्ट मोस्टली थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मैंने मल्टी आइटम की ही पहली वीडियो देखी है। फिर अगर उसमें कुछ मतलब एक दो चीज नहीं रह है। जाती है तो मैं दूसरे चैनल पे या चैट जीपीटी पे गई हूँ, बट मेरी पहली प्रेफरेंस मल्टी आइटम ही थी। अगर आप भी अंशिका का रोड मैप और अंशिका ने जो भी आपके साथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किया है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो शायद आप में से कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है और यूनिवर्सिटी टॉपर बन सकता है। और हो सकता है आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ हमारा नेक्स्ट गेस्ट हो हमारे पॉडकास्ट पर। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे पॉडकास्ट पर नेक्स्ट गेस्ट बनना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, तो आप उसको फिलअप कर दीजिएगा।